हेलो बच्चों, फिजिक्स के इस वीडियो में जबकि हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का लगभग इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा वीडियो करीबन 7-8 पैकेट में आपको मिला हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट का करीबन आपको 10 वीडियो के अंदर में मैंने टोटल टॉपिक को क्लियर किया है। जबकि आज से हम लोग चालू करते हैं मैग्नेटिज्म। अगर एनसीईआरटी के मुताबिक हम देखें तो ये चैप्टर नंबर हमारा 4 और 5 कवर होगा। जबकि अगर हम ब्रांच की तरफ से देखें तो हम लोग पूरे फिजिक्स में मात्र 7 ब्रांच को काउंट करते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट, तीसरा मैग्नेटिज्म, चौथा हम लोग लाते हैं ईएमआई, एसी, पांचवा फिर ऑप्टिक्स होती है, छठा हमारा होता है न्यूक्लियर फिजिक्स और 7th लास्ट होता है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बट इसी 7 ब्रांच को एनसीईआरटी ने करीबन 14, 15, 16 चैप्टर में खोल के रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर रखा, करंट में 1, जबकि मैग्नेटिज्म में वो 2 चैप्टर रखा है। इसमें पहला पार्ट का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हम लोग आज मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पहला पार्ट को उठाएंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब इस मैग्नेटिज्म में हम लोग देखेंगे कि करंट और मैग्नेट का क्या रिलेशन है। जबकि नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में हम लोग जाके देखेंगे, जो कि हमारा मैग्नेटिज्म का ही पार्ट होगा। हम लोग चैप्टर 5 में देखेंगे मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिक्स के बहुत छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। जैसे मैकेनिक्स, पूरे क्लास में हम लोग सिर्फ मैकेनिक्स को पढ़े हैं। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़े हैं चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें चार्ज को मोशन के बारे में पढ़े हैं। लेकिन ये जो ब्रांच हमारा होता है ये है हमारा मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। माने कि हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों मैग्नेटिज्म है। इसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहला पार्ट हमारा होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म इज द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बट इसी में एक वर्ड और जुड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। The magnetism which arise due to flow of electric charge in a conductor। अगर किसी कंडक्टर से, अगर किसी वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करें और इसके चारों ओर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है तो इस टाइप के स्टडी को या इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म तो मैग्नेट का स्टडी हो गया, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द डिपार्टमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेट, बट दिस मैग्नेट अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करने से चारों ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेटिज्म आती है, तो मैग्नेटिज्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वो कौन पहला साइंटिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन दिखाया? वो थे हमारे हेनरी ऑस्टर्ड, जो कि एक डच के फिजिसिस्ट थे, डेनिश फिजिसिस्ट, जिसने रिलेशन दिखाया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह साबित किया कि अगर किसी तार से करंट फ्लो होती है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो पहले कुछ डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैग्नेटिज्म द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मैग्नेटिज्म। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा? मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिज्म व्हिच अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑस्टर्ड वो पहला पर्सन थे, ऑस्टर्ड वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने हमें रिलेशन दिखाया है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो हम लोग देखेंगे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था? ए डेनिश फिजिसिस्ट shows the relation between electricity and magnetism। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन दिखाया। इसके लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। वो सेटअप क्या था? सबसे पहले उन्होंने लिया एक वायर, ए बी एक वायर है। इस वायर को मैंने एक बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट किया। ए बी हमारा एक वायर है, वायर को मैंने एक बैटरी या सेल एक स्विच से मैंने कनेक्ट किया है और तार के ठीक पैरेलल नीचे मैंने रखा एक मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल आप कहीं देखे होंगे, मैग्नेटिक निडल गोल जैसा होता है, इसके बीच में एक निडल लगा होता है और अगर इस निडल को हम लोग
कहीं जमीन पर रख दें तो अर्थ का नॉर्थ साउथ पकड़ के ये बैठा हुआ रहेगा, जबकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर फिर इस नीडल को हम लोग उठा लें और हिलाएं तो उसका नीडल अंदर में पूरा घूमेगा, लेकिन अगर हम रख दें तो फिर अर्थ का नॉर्थ साउथ ही पकड़ लेगा। लेकिन अगर इस मैग्नेट को या इस मैग्नेटिक नीडल को हम किसी मैग्नेट के पास लेके जाएं तो इसका नीडल फिर डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट का बर्ताव करता है। अगर इसका नॉर्थ को मैग्नेट के नॉर्थ के पास लेके जाएंगे तो रिपल्सन करेगा, या इसके साउथ को उसके साउथ के पास लेके जाएंगे तो रिपल्सन करेगा। यानी कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन वहीं शो कर सकता है जहां पर इसको मैग्नेट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिले। तो ये मैग्नेटिक नीडल, जो कि मार्केट में भी आपको 20-50 रुपए मैग्नेटिक नीडल मिल सकती है, तो एक मैग्नेटिक नीडल है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एक स्केलिंग होती है, इस टाइप से स्केल किया हुआ होगा, नॉर्थ साउथ का इंडिकेशन होता है। अभी इसमें हमारा एक नीडल होता है। तो एक वायर लिया, वायर के नीचे लगा दिया मैग्नेटिक नीडल, एक बैटरी एक स्विच से कनेक्ट किया। जब स्विच ऑफ था, मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो निडल नॉर्मल पोजीशन में था, यानी अर्थ का नॉर्थ साउथ को पकड़ के वो नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया, उन्होंने देखा कि निडल में डिफ्लेक्शन हुई। स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुई, देखा निडल में डिफ्लेक्शन हुई। फिर जब स्विच ऑफ किया तो देखा डिफ्लेक्शन खत्म है। फिर जब स्विच ऑन किया देखा डिफ्लेक्शन हो रही है। स्विच ऑफ किया देखा डिफ्लेक्शन खत्म है। फिर स्विच ऑन किया देखा डिफ्लेक्शन हो रही है। तो बार बार स्विच ऑन करने से, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ये बात उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, बैटरी के पोलैरिटी को चेंज किया। अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो अब क्या किया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, बैटरी का पोलैरिटी को पलटी किया। फिर जब स्विच ऑन किया तो देखा कि डिफ्लेक्शन फिर है, बट पहले के डिफ्लेक्शन के अपोजिट, पहले के डिफ्लेक्शन के अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रही है। फिर स्विच ऑफ करने पर डिफ्लेक्शन खत्म हो गई। फिर स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट है। तो इससे धीरे धीरे करते करते ये समझ में आ रही है कि जैसे ही स्विच ऑन की जा रही है, वायर से करंट फ्लो हो रही है, तब निडल डिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। ये काम करते करते उनको जब समझ में आया तो एक लाइन उन्होंने दिया, वो लाइन था, व्हेन एवर देयर इज करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो हो, then it produce, then it generate a magnetic field around it, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन से दिखा। तो ऑस्टर्ड ने फाइनली स्टेटमेंट दिया कि व्हेन एवर देयर इज करंट फ्लो थ्रू एनी वायर, व्हेन एवर जब कभी भी देयर इज करंट फ्लो थ्रू एनी वायर, देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और ये एक्सपेरिमेंट आप 9th 10th में देखें, कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक कार्डबोर्ड था, उस पर हम लोग लोहा का बुरादा को छिड़क दिए थे, एक तार को मैंने पार किया था, उसको बैटरी या स्विच से कनेक्ट किया था। जब स्विच ऑन किया तो देखा बुरादा गोल गोल पाथ में आ गई थी। तो वो एक्सपेरिमेंट भी इसी को वेरीफाई कर रहा था कि अगर किसी तार से करंट फ्लो हो तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। कुछ बात आगे के लिए, मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट किए थे कैपिटल ई से, जबकि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी था, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता था न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होगा टेस्ला। फिर से सुन लीजिए, टेस्ला। सीएस यूनिट होगा गॉस। इन दोनों में रिलेशन होगा 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। जबकि इस सब रिलेशन को आगे जब कुछ फॉर्मूला हमारा बनेगा तो उसमें डराइव हम लोग करेंगे। तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, और ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको यही रिजल्ट मिला, अगर किसी तार से करंट फ्लो हो तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, जो कि मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन से दिखता है। अब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, तब तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है करंट फ्लो करने से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को देने के लिए हमारे पास 2 रूल होता है, जबकि दोनों रूल काम एक ही करता है, बट रूल हमारे पास 2 है। पहला है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, आप रूल को समझिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, देखिए। जिस तार से करंट फ्लो हो रही है, उस तार को अपने राइट हैंड से इस टाइप से होल्ड करना है, पकड़ना है कि अंगूठा, थंब करंट फ्लो के दिशा में हो। देन कर्ली फिंगर, ये घूमी हुई जो अंगुलियां होगी, इसका टिप पता 4 वाला आगे वाला, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर से, होल्ड द करंट कैरिंग वायर, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन सच ए वे, एक करंट कैरिंग तार को हम इस प्रकार से अपने राइट हैंड से पकड़ें कि अंगूठा हमेशा करंट फ्लो के दिशा में हो। देन घूमी हुई अंगुलियां का जो टिप है, आगे वाला जो पार्ट है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट हमारी फ्लो कर रही है नीचे से ऊपर, तो हम पकड़ेंगे ऐसे,
अंगूठा हमेशा करंट की दिशा में हो, देन कर्ली फिंगर, घूमी हुई अंगुलियां का टिप, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट हमारा फ्लो कर रहा है इधर से इधर, देन हम ऐसे पकड़ेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर करंट फ्लो करी इधर से ये साइड में, तो हम ऐसे इसको पकड़ेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। हमेशा में अंगूठा करंट फ्लो के दिशा में ही हो। तो एक तो इससे हम लोग करंट फ्लो का डायरेक्शन निकाल, या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक और भी है स्क्रू रूल, जो भी काम वही करता है। जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही है उस दिशा में किसी स्क्रू को टाइट करने का आप एक्टिंग कीजिए। जैसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है मेरे से आपकी ओर, देन हम लोग स्क्रू को टाइट ऐसे करेंगे, तो यानी स्क्रू का जो पॉइंट होना चाहिए हमेशा करंट फ्लो की दिशा में होनी चाहिए। देन जो आप हाथ को घुमाएंगे टाइट करने के लिए, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, भले दोनों आया है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा को दिखाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन सच ए वे दैट थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग, देन टिप ऑफ फिंगर, फिंगर का टिप आगे वाला गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक फोटो दिखा रहा था, करंट अगर नीचे से ऊपर पकड़ी है तो हाथ को मैंने अच्छा से बना नहीं पाया, बट हाथ को इस टाइप से पकड़े कि अंगूठा करंट की दिशा में हो, देन टिप ऑफ फिंगर, कर्ली फिंगर का टिप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये स्क्रू रूल है, स्क्रू को टाइट करेंगे हम, जिस दिशा में करंट फ्लो करे उस दिशा में टाइट करेंगे, तो जैसे आप हाथ घुमाइएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एक चीज यहाँ पर और आती है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। जैसे यहाँ पर निडल डिफ्लेक्शन किया था, पोलैरिटी बदलने पे निडल की डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल कैसे देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देने के लिए दो रूल आया, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल भी देने का हमारे पास दो रूल है, बट दोनों से रिजल्ट एक ही निकलेगा। एक है स्नो रूल और एक है एम्पियर स्विमिंग रूल। स्नो रूल क्या बोलता है, स्नो मतलब तो बर्फ, बट यहाँ का स्नो बर्फ नहीं है, यहाँ का स्नो है साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, एक फुल फॉर्म है साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। इधर है ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। किसी भी मैप में राइट साइड ईस्ट होती है, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ हमारी होती है। यही बोलता है अगर करंट फ्लो करे साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, देन डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट की तरफ। अब इससे हम लोग कोई भी डायरेक्शन पकड़ लेंगे, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो इस ओर, अगर इधर से इधर जा रही है तो उस ओर, यानी कि हमेशा अपना लेफ्ट हैंड को दिखाना है, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। स्नो रूल से हमको डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल मिलेगा। एक और रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल। ये रूल क्या बोलता है, जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही है उस दिशा में किसी आदमी को हम तैराते हैं, इसमें ध्यान देंगे कि करंट घुसना चाहिए पैर की तरफ से, निकलना चाहिए माथा की तरफ। देन जो उधर लेफ्ट हैंड मारेगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक निडल का। जब भी कोई आदमी स्विम करता है तो हाथ मारेगा, तो जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही है उस दिशा में हम लोग तैरने का काम करें, और जिधर हम लोग लेफ्ट हैंड मारेंगे, लेफ्ट हैंड, वो डायरेक्शन होगा डिफ्लेक्शन ऑफ निडल का। तो एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल ये दोनों आया है निडल के डिफ्लेक्शन के लिए, और राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल ये दोनों आया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ऑस्टर्ड सर का कहना था कि अगर किसी तार से करंट फ्लो हो तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये आपको मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन से दिखता है, लेकिन कितनी आती है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड अराइज, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ बताया कि अगर किसी तार से करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बट कितनी आएगी, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका मेजरमेंट कैसे हम लोग करेंगे, इसके लिए उन्होंने रेफर किया बायोट-सावर्ट को। ऑस्टर्ड सिर्फ ये बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, कितनी आ रही है, इसके लिए हमको मिलना पड़ेगा बायोट-सावर्ट से। तो अभी तक हम लोग कुछ लॉ सुने हैं, जैसे कुछ नाम सुनाते हैं, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, ओम्स लॉ, किरचॉफ का जंक्शन रूल, लूप रूल, ये सब लॉ हम लोग सुने हैं, बट इन सबके एक स्टेटमेंट थे। जैसे आपको हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट सुना दें, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इस टाइप से हर एक लॉ के कोई ना कोई स्टेटमेंट है, बट बायोट-सावर्ट लॉ एक लॉ ऐसा लॉ है जिसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। तो हम लोग यही बोलेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ वी कैन डिटरमाइन, we can find magnetic field at any point due to current carrying conductor। तो बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, बट ये क्या करता है वो हम बता सकते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ को हम शॉर्टकट में लिखते हैं BSL, बायोट-सावर्ट लॉ। BSL used to determine the strength of magnetic field
BSL यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करके मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मैंने कोई वायर लिया, कोई भी शेप का हो, इससे मैंने करंट फ्लो कर दिया I, ठीक है। तार का लेंथ चाहे हमारा L हो, इस पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया DL, स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने DL, ठीक है। तार से R दूरी पर, ध्यान दीजिए, तार से R दूरी पर कोई पॉइंट है P, जहां पर हमको निकालना है dB, निकाला मुझको dB। एक बात और, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पूरे तार के कारण निकालते तब तो निकलता B, लेकिन हमको निकालना है स्मॉल एलिमेंट के कारण, DL के कारण, तो DL के कारण निकालेंगे तो निकलेगा dB। तार और R के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। देन पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB एट पॉइंट P, चूंकि निकलेगा dB क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं DL के कारण, निकलेगा dB क्योंकि निकाल रहे हैं DL के कारण, तो dB एट पॉइंट P विल बी, तो P पर dB क्या होगा, dB डायरेक्टली होगा I के, माने जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ P पर, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL जो स्मॉल एलिमेंट हम लोग माने हैं, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो dB बढ़ेगा, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो वैल्यू बढ़ने पर dB का स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाएगा। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, एंड dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तार से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी, तार से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। अगर ये चारों को हम लोग एक साथ मिला दें तो डायरेक्टली वाला ऊपर, इनवर्सली वाला नीचे, तो dB डायरेक्टली I DL sin थीटा बाय R स्क्वायर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के आप K यूज कर सकते हैं, K कांस्टेंट, बट उस K को रिप्लेस कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई से, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा थोड़ा 2 बार सुन लीजिए, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL sin थीटा बाय R स्क्वायर। एक और बार, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL sin थीटा बटा R स्क्वायर। अब I तो जो करंट फ्लो किया वही है, DL तो हमारा एक स्मॉल एलिमेंट है, थीटा तो तार और R के बीच का एंगल है, R तो हमारी ये डिस्टेंस हो गई, तार से जो दूरी पर हम लोग निकाले R दूरी पर, 4 तो 4 है, पाई तो पाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये म्यू नॉट क्या है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यूज किए थे एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, और ये हमारा मैग्नेटिज्म वाला कांस्टेंट है म्यू नॉट। अब दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर आती है, इसका नाम था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका नाम था, जबकि म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस या ऑफ फ्री स्पेस, या तो वैक्यूम में भी बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एक छोटा सा बात आप रख सकते हैं, जैसे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, उसी टाइप से म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये चलता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये चलता है हमारे मैग्नेटिज्म में। इसको हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। इट इज परमिबिलिटी, इट इज परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये हमारा मैग्नेटिज्म की कांस्टेंट, और म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो इस पूरे के जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे सीधे 10 टू द पावर -7, बिकॉज म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द -7, और नीचे भी 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो इस पूरे का वैल्यू आएगा सीधे 10 टू द पावर -7। वो तो न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब यहाँ पर कोई हम लोग देखेंगे। चलिए, पोस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ, बट अगर कोई लॉ आएंगे तो इसके कुछ एप्लीकेशन आएंगे। तो एप्लीकेशन क्या है बायोट-सावर्ट लॉ के, तो बायोट-सावर्ट लॉ के दो बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो आज मैं आपको जो कर सकता हूँ वो करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। पहले मैं ये काम करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फिर एक नेक्स्ट में मैं करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। मतलब कोई चूड़ी जैसा कोई लूप होगा, रिंग होगा, उससे करंट फ्लो करा के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर कोई स्ट्रेट वायर लूंगा, उससे करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। चलिए, मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया AB, जिससे करंट फ्लो कराया I। पूरा पिक्चर को हम लोग अभी नहीं देखें, चलिए पूरा पिक्चर को मैंने मिटा दिया। मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया AB, एक स्ट्रेट वायर लिया जिससे करंट फ्लो कर दिया I, ठीक है। तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A दूरी पर कोई पॉइंट लिया P, यहीं पर हमको निकालना है B। तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर
एक डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया है मैंने P, वहीं पर हमको निकालना है B, ठीक है। चूंकि एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट लॉ का, तो हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज करेंगे, इसके लिए हमको DL का लेंथ लेना होगा। तो तार पे ही कोई पॉइंट मैंने ले लिया, वो यहाँ पर C, जो कि इस दूरी को बना लिया R, ठीक है। दिस एंगल टेकन एज फाई, इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, इस एंगल को ले रहे हैं फाई। तार और आर के बीच का जो एंगल हमारा है वो हम अभी लेते हैं फाई, इस एंगल को लेते हैं थीटा। और A B यहाँ C मान लेते हैं, यहाँ O मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं, ये हमारा P हो जाती है। चलिए अब जो पिक्चर हम लोग लिए हैं इसके लिए कुछ लेट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन के स्टार्टिंग में कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए, तो कुछ थोड़ा सा, बाकी रिजल्ट तो हमारे वर्क से आएगा ना कि लैंग्वेज से आएगी। लेट ए स्ट्रेट वायर थ्रू विच आई करंट फ्लो, टॉपिक का नाम हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। लेट करते हैं कुछ लैंग्वेज। लेट ए स्ट्रेट वायर थ्रू विच आई करंट फ्लो, P be the point at a distance from the wire where magnetic field has to be determined, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है। Phi is the angle between wire and R, phi is the angle between wire and R and this angle taken as theta। चलिए, तो कुछ लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, लेकिन काम तो हमको डेरिवेशन का करना है। तो चूंकि ये एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट लॉ का है, तो हम लोग सीधे यूज करें अकॉर्डिंग टू BSL, बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन आपके मुंह में है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। बट थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके मुंह में थीटा है, बट यहाँ पे यूज हम लोग किए हैं फाई, तो मुंह छोड़िए, जो पिक्चर में होगा वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फाई। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन फाई बाय r स्क्वायर, साइन फाई बाई r स्क्वायर। अब काम सुनिए, इसमें से जो कांस्टेंट है, जैसे ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, आई हमारा कांस्टेंट है, इन तीनों को छोड़कर जो बचा r स्क्वायर, साइन फाई और dl, इन तीनों को इस पिक्चर से निकालते हैं, क्योंकि ये वेरी करने वाला चीज है, और इस चीज को पिक्चर से निकाल के फिर हम इसी पे रिप्लेस कर देंगे। तो तीनों चीज को एक एक करके हम लोग निकाल देते हैं। बट एक चीज और, फाई वेरिएबल है, थीटा हमारी कांस्टेंट होगी। एक चीज, फाई वेरिएबल है, थीटा हमारी कांस्टेंट होगी। दूसरी, ए फिक्स डिस्टेंस है, आर की डिस्टेंस वेरी करेगी, तो जो फिक्स है हम लोग उसी में आएंगे, और जो वेरिएबल है उसको चेंज करेंगे। मतलब फाई को चेंज करेंगे थीटा के टर्म में, और आर को चेंज करेंगे ए के टर्म में। यानी कि मेरे भाषा में अगर सुने तो फाई से हमें हटना है और थीटा में सटना है, आर से हमें हटना है और ए में हमको सटना है। मतलब इन दोनों को रिप्लेस हम लोग इन दोनों में करेंगे। फाई से थीटा जाना चाहेंगे और आर से ए जाना चाहेंगे, और ये तीन चीज को निकालेंगे। ये सब दिमाग में रखें तो डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले साइन फाई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई इक्वल टू P बाय H माने A बाय R, तो साइन फाई इक्वल टू A बाय R, और A बाय R को अगर इधर से देखें तो ये कॉस थीटा हो रही है। देखिए इधर से B बाय H हो रही है, तो साइन फाई के जगह पे कॉस थीटा, एक चीज तो निकल गई, साइन फाई कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगी। दूसरी हमको निकालनी है R, तो R किसके टर्म में हम लोग लें, थीटा के कि फाई के? फाई के नहीं, थीटा के टर्म में लेंगे। तो R इज इक्वल टू A बाई कॉस थीटा, R इज इक्वल टू A बाई कॉस थीटा। बट हमको R नहीं बच्चों, R स्क्वायर चाहिए, तो अगर इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, तो R स्क्वायर इधर हो जाएगा A स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो R स्क्वायर भी निकल गई, साइन फाई भी निकल गई। अब निकालना है DL, तो DL नहीं निकलेगा, हमको पहले निकालना होगा L, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये लेंथ हमारा है L, तो L चाहिए और A के टर्म में चाहिए। अब सोचिए अगर ये रिलेशन हमारा थीटा में हम ले और इन दोनों बात करें तो कौन सा थीटा लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा P बाई बी लंब बटे आधार L बाई ए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू L बाई ए। यहाँ से पहले निकाल लेते हैं L, L इज इक्वल टू ए टेन थीटा, L इज इक्वल टू ए टेन थीटा। बट हमको L तो नहीं, हमको तो DL चाहिए था ना, हमको तो चाहिए था DL, तो दोनों साइड हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो DL बाई डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो DL बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट था निकाल दिया, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो A कांस्टेंट बगल में सेक स्क्वायर थीटा, तो DL इज इक्वल टू क्या मिला, A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब DL भी निकली हुई है, R स्क्वायर भी निकली हुई है, साइन फाई भी निकली हुई है, तीनों को हम इस वेरिएबल के जगह पर रिप्लेस कर देंगे। DB इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई, आई छोड़ देते हैं, जबकि DL के जगह पे क्या है, A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस साइन फाई की जगह पे क्या है, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से काटेंगे, एक को एक से काटेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा DB इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई आई इधर कॉस थीटा
बाई ए, इतना बचा। लेकिन जरा फाइनली सोचें, हमको dB चाहिए कि b चाहिए? हमको तो चाहिए था b, तो dB से b कौन दे सकता है? सिर्फ इंटीग्रेशन दे सकता है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, डी थीटा छूट रहा था, दोनों साइड हम लोग कर दें डिफरेंशिएट। तो दोनों साइड जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी dB को b लाने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा, तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब गौर कीजिए, जब पूरा तार इंटीग्रेशन करना है तो इसको ऊपर से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, इस एंगल को मान लें θ1, इस एंगल को मान लें θ2, और इंटीग्रेट कर देंगे θ1 से θ2। θ1 से θ2 करेंगे तो ये नीचे से ऊपर तक हो जाएगी, माने पूरा तार हो जाएगा। तो θ1 से लेके θ2 तक, बट माइंड θ1 कोऑर्डिनेट के नीचे आती है, तो -θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट हम लोग करेंगे। तो dB का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? p। इंटीग्रेशन तो कर ही देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो μ0 बाई 4 पाई i बाई a बाहर भाग गई, कांस्टेंट थी, फंस गई सिर्फ cos थीटा एंड d थीटा, -θ1 से लेके θ2 तक। इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है, अब करूंगा, कांस्टेंट अभी निकाला था। b इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई i बाई a, इधर cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो sin थीटा। अभी तो इंटीग्रेशन किया है, लिमिट पुट कौन करेगा? आप। चलिए इस बार लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई i बाई a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा sin θ2 माइनस sin θ1, तो माइनस माइनस कर देंगे हम लोग प्लस sin θ1। बच्चों, इट इज योर रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, दिस इज b इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई i बाई a sin θ1 प्लस sin θ2, या sin θ2 प्लस sin θ1। बट ये रिलेशन हाथी का दांत है, इसे बहुत कम न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स हमको ज़्यादा थोड़ा बनाना है तो हमको तार लेना होगा इन्फिनाइट लॉन्ग। तो एक केस ले लीजिए, फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, अगर तार इन्फिनाइट लॉन्ग हो जाए, तो सोचिए अगर ये तार इन्फिनाइट लॉन्ग हो जाए, ऊपर भी लॉन्ग हो जाए, तो धीरे धीरे उठता रहेगा ही। तो एक समय θ1 और θ2 दोनों कितनी हो जाएगी? 90। वो भी उठते रहेगा तो धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, तो θ1 θ2 दोनों हो जाएगा 90। अब इसको सिर्फ यहाँ पर हम पुट कर दें, तो θ1 θ2 दोनों यहाँ पर 90 पुट करेंगे, तो sin 90 का वैल्यू 1, तो 1 and 1 कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो b इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई 2i बाई a। गलती से भी इस 2 को 4 से काटने की कोशिश आप ना करें, ये तो थोड़ा सा खुशी के लिए लंबा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम लोग 10 टू द पावर -7। अगर ये हम काट दे तो फैसिलिटी से हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो रिलेशन हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, b इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई 2i बाई a। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब इससे बनेंगे। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कम करते हैं। तो अभी आपके पास आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, देन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड उसके एप्लीकेशन। ठीक है, इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद फिर आप इसको नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।